Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful, a very warm welcome to all of my students who are watching over this video, and a very huge congratulations to all of you. You all have been promoted to the new semester. So in this semester, I'm going to teach you the course data science. So before going into the deep analysis of data science, what actually data science is, it's very important for all of us to understand कि data science हमारे पास है क्या. So आज के इस लेक्चर के अंदर मैं कुछ चीज़ें जो इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा, इट विल बी कि डेटा साइंस क्या है, डेटा साइंस क्या नहीं है, कुछ हमारे माइंड में मिसकॉन्सेप्शंस हैं, कुछ डेटा साइंस की एग्जांपल्स, एंड देन आई विल ट्राई टू ब्रेक द अदर पार्ट ऑफ दिस दिस स्लाइड्स इन अनदर वीडियो, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आपको देखते वक्त ज़्यादा बोरियत फील ना हो. सो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में आई ट्राई टू answer these few questions. So let's begin without wasting much time कि data science हमारे पास है क्या. So एक बड़ी छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से कि आप आपके दो रेस्टोरेंट्स हैं. एक न्यूयॉर्क के अंदर आपका रेस्टोरेंट है और एक रेस्टोरेंट आपका सैन डिगो के अंदर रेस्टोरेंट्स है, और वहाँ के मैनेजर, न्यूयॉर्क के मैनेजर ने और सैन डिगो के मैनेजर ने, उस रेस्टोरेंट के मैनेजर ने आपको पूरे ईयर की जो सेल है, मंथली सेल है, वो दी कि जनवरी में हमें इतनी सेल हुई, फरवरी में हमें इतनी सेल हुई, मार्च में इतनी सेल हुई, अप्रैल में इतनी सेल हुई, मई में इतनी सेल हुई, और सैन डिगो रेस्टोरेंट में आपको इतनी ज़्यादा जो है वो सेल हुई. अब आप क्या चाहते हैं? अब आप ये चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस की तरह हेल्थ दिखूं. बिजनेस की हेल्थ से मुराद ये है कि किस में मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किस रेस्टोरेंट में मुझे कम प्रॉफिट हो रहा है, किस में मुझे ज़्यादा लॉस हो रहा है. तो आप क्या करते हैं, आप इनकी हेल्थ देखना चाहते हैं. तो आप कैसे देखते हैं? आप इन दोनों के दरमियान में एक हिस्टोग्राम, ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा है, आप ये प्लॉट करते हैं, और आपको बड़ा क्लियरली नजर आता है कि मई से लेकर ऑलमोस्ट अक्टूबर के दरमियान में, यानी कि आप सितंबर तक कर लें, ये जो ब्लू कलर की आपको हिस्टोग्राम नजर आ रहा है, ये बहुत ज्यादा नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है. इस हिस्टोग्राम से आपको ये नजर आता है कि आपका जो डाटा है वो नीचे जा रहा है, यानी कि न्यूयॉर्क को आपने रिप्रेजेंट किया ब्लू बार से, और सैन डिएगो को आपने रिप्रेजेंट किया ऑरेंज लाइन से. तो ये लाइंस हिस्टोग्राम में नीचे आ रही हैं. सो माशाल्लाह यू कैन अंडरस्टैंड कि हिस्टोग्राम को किस तरह से रीड करते हैं. तो इस हिस्टोग्राम से हमें ये पता लगा कि ये सेल सबसे कम हुई है समर के अंदर. हमारे न्यूयॉर्क रेस्टोरेंट की जो सेल है वो सबसे कम हुई है. न्यूयॉर्क के अंदर जो हमारा रेस्टोरेंट है उसमें सेल सबसे जो है वो कम हुई है. तो अब आपको ये जो विजुअलाइजेशन है किस चीज़ में हेल्प करती है? आपको इस विजुअलाइजेशन से ये पता लगा कि समर के अंदर हमारी जो सेल है वो कम हुई है. वो रेस्टोरेंट किसी चीज़ का भी हो सकता है, फूड रेस्टोरेंट भी हो सकता है, या वट एवर इट इज़, वो कोई कैफ़े है या जो भी है. तो आपको इस डाटा विजुअलाइजेशन से ये रियलाइज़ हुआ कि मेरी वाक़ई समर के अंदर जो है वो सेल कम हो गई है. सो इससे हमें क्या पता लगा? एक्चुअली हमने यहाँ पे एग्ज़ैक्टली किया क्या? ये जो सारा मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी, इस सारी एग्ज़ाम्पल के अंदर हमने क्या किया? हमारे पास ये फिगर्स की शक्ल में, नंबर्स की शक्ल में, ये नंबर्स की शक्ल में जो है पूरा डाटा आया. हमने इस डाटा को क्या किया, हमने कोई भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, हमने एक्सेल इस्तेमाल किया, या हमने वर्ड इस्तेमाल किया, या फिर हमने कुछ भी इस्तेमाल किया, हमने कोई टूल इस्तेमाल किया, और ये हिस्टोग्राम डाटा का प्लॉट के दोनों रेस्टोरेंट्स की सेल का. तो एक्चुअली हमने क्या किया, अगर हम देखें टेक्निकली तौर पे देखें, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये कोई डाटा आया था, और हमने इस डाटा पे कोई टूल लगाया, कोई भी टूल लगाया, वो मे बी एक्सेल हो सकता है, वो मे बी वर्ड हो सकता है, कोई भी टूल हो सकता है, कोई भी ऐसा टूल, डाटा एनालिसिस का टूल, एसपीएसएस भी कोई टूल हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर है जो हमने यूज़ किया, और वो यूज़ करने के बाद हमने वहाँ से इनसाइट इन्फॉर्मेशन निकाली. एक इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से पता लगी, वो ये पता लगी कि समर के दरमियान में, ड्यूरिंग समर, हमारा जो न्यूयॉर्क वाला रेस्टोरेंट है, वो बहुत पोरली उसने परफ़ॉर्म किया है, उसके अंदर जो सेल बहुत ज़्यादा कम हुई है. तो फिर इस इन्फॉर्मेशन से, जो आपने इस डाटा से ये जो इन्फॉर्मेशन निकाली, ठीक है? ये जो इन्फॉर्मेशन निकाली, जो आपने हिस्टोग्राम बनाया, इस इन्फॉर्मेशन से आपको आपके माइंड में ये ख़्याल आया कि हमें अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. यानी कि हमें ये करना पड़ेगा कि हमें न्यूयॉर्क वाले रेस्टोरेंट के अंदर कुछ स्पेशल प्रमोशंस लगानी पड़ेंगी समर के दिनों में, क्योंकि न्यूयॉर्क के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है समर के अंदर, तो हमारा रेस्टोरेंट इतना ज़्यादा चलता नहीं है. तो क्यों ना हम समर के मंथ के अंदर
उस रेस्टोरेंट में कोई प्रमोशंस लगा दें, हम अपनी फूड आइटम्स को सस्ता कर दें, या हम अपनी फूड आइटम्स के ऊपर मेन्यूज़ पे प्रमोशंस ऐड कर दें। हम ऑफर्स लगा दें कि अगर आप एक सूप लेंगे तो एक सूप के साथ एक सूप फ्री मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ काम आपने कब करना है? ओनली यू हैव टू डू ड्यूरिंग द समर। अब सोचने की बात ये है, जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, कि ये डाटा था आपका। जब ये डाटा इस तरह से आया, तो इस डाटा को देखते हुए आपके लिए विजुअलाइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। आपके लिए डाटा को विजुअलाइज़ करना बहुत ज़्यादा, इस डाटा को देख के विजुअलाइज़ करना, ये देखना कि मेरी किस रेस्टोरेंट में सेल ज़्यादा हो रही है, किस मंथ में और किस मंथ में मेरी सेल कम हो रही है, दोनों को आपस में कंपेयर करना। ये तो अभी 1 ईयर का है, अगर 5 ईयर्स का डाटा आपके पास आ जाए, तो फिर आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ जाए, तो फिर इट मे बी अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। लेकिन बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, आपके लिए टास्क मुश्किल नहीं है। आप क्या कहेंगे कि सर हम तो एक्सेल के ऊपर फ़िल्टर लगा के हिस्टोग्राम प्लॉट कर सकते हैं, वर्ड के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लार्ज डाटा हो जाए, फिर क्या होगा? फिर क्या आप तब भी एक्सेल यूज़ करेंगे? सो बेसिकली योर आंसर इज़ येस, कि हम तब भी एक्सेल यूज़ करेंगे। खैर, इट्स अ सेपरेट बहस कि हम एक्सेल यूज़ किस लार्ज डाटा पे जाके जो हम एक्सेल यूज़ करेंगे, किस पे नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल हमें यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि हमने ये जो इन्फॉर्मेशन निकाली है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है, ये क्या है? ये जो हमने सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है, किसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं, हमने एक्सेल यूज़ किया या वर्ड यूज़ किया या एसपीएसएस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, या नई न्यू जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज, आपने वर्ड सारे सुने होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमने जो कुछ भी किया, हमने कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल की, हमने टेक्निक्स कंप्यूटेशनल की या स्टैटिस्टिकल की कोई भी टेक्निक्स लगाई, और हमने उस डाटा से एक इनसाइड इनसाइड इंफॉर्मेशन गेन की। तो ये जो आप डाटा से इनसाइड इंफॉर्मेशन, देखिए ये इनसाइड इंफॉर्मेशन है ना। आपने जब डाटा देखा, आपने जब ये डाटा देखा, तो तब डाटा देख के, ये तो स्मॉल डाटा था, आपको देख के शायद विजुअलाइज हो रहा हो, लेकिन जब लार्ज अमाउंट ऑफ 5 इयर्स का डाटा आपके सामने आ जाएगा, तो तब आपके लिए विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इनसाइट इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं आएगी। इनसाइट से क्या मुराद है? कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो शायद आप देखकर एकदम से विजुअलाइज ना कर सकें, आपको उसके लिए फिल्टर्स लगाने पड़ जाएं, आपको वो कोई ना कोई टूल इस्तेमाल करने लग जाए, कोई ना कोई टूल इस्तेमाल करने की जो है वो ज़रूरत पड़ जाए। सो ये जो हम काम कर रहे हैं, ये एक्चुअली डाटा साइंस ही है। हम क्या कर रहे हैं? हम डाटा ले रहे हैं, और डाटा के ऊपर कुछ टेक्निक्स लगा रहे हैं, कंप्यूटेशन कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल, मैथ्स मैथ्स, स्टैट और ये वाली टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम अपने डाटा में से रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन निकाल सकें। हमें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन निकालने की क्यों ज़रूरत है? ताकि हम क्या कर सकें, हम बिज़नेस स्ट्रैटेजी जो है वो बना सकें। लेकिन इससे हमें ये पता लगता है, हमने जितना काम किया है, कि हम डाटा साइंस सिर्फ़ और सिर्फ़ जितने काम करते हैं, वो सारा का सारा काम एक्सेल में करते हैं। क्या ये बात कहना ठीक है? देखिए, जैसे-जैसे हमारा टाइम बढ़ता गया, तो हमारा जो डाटा है, डाटा भी हमारा वक़्त के साथ-साथ बढ़ता गया। हॉस्पिटल से पेशेंट्स का इतना डाटा डाटा कलेक्ट हो रहा है। फिर उसके बाद हर जगह से, हर अमाउंट से हमारा जो डाटा है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो एक्सेल बढ़ते हुए वक़्त के साथ-साथ एक्सेल के ऊपर ये सारी कंपटीशन करना ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट हो गया। सो फिर हम ये सारी कंपटीशन किस पे करते हैं? क्योंकि हमारे लिए इतना ज़्यादा डाटा हैंडल करना आसान नहीं है, तो हम बेटा फिर इस डाटा को हैंडल करने के लिए किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेते हैं, जिसमें पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, ये पाइथन लैंग्वेज का सिंबल है। या फिर हम आर्ट टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस ये सारी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जो लार्ज डाटा के लिए हैंडल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। देखिए, हम एक्सेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सारा काम, डाटा फ़िल्ट्रेशन का काम, डाटा एनालिसिस का काम एक्सेल से नहीं कर सकते। यू कैन डू दैट। बट जितना ज़्यादा डाटा होता जाएगा, उन एक्सेल के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बिग वॉल्यूम ऑफ डाटा हैंडल करना मुश्किल होता जाएगा। उसके लिए हमें कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आजकल मोस्ट वाइडली यूज़ होने वाली जो लैंग्वेज है, वो प्रोग्रामिंग है या फिर आर लैंग्वेज है। इसी तरह हमें डाटा को विजुअलाइज़ करने के लिए हम एक्सेल में खाली ग्राफ्स नहीं बनाते, हमें कोई ना कोई एडिटर भी चाहिए होता है, जहाँ पे हम पाइथन को लिख सकें। तो उसमें जुपिटर बहुत ज़्यादा फेमस है, और उसके डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लॉट्स, ग्राफिकल प्लॉट्स इस्तेमाल करने के लिए हम लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं जुपिटर के अंदर भी, जो कि मैट प्लॉट लाइब्रेरी है। फिर इसी तरह से हम जो है वो कोई ना कोई मॉडल इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि अब अगर एक्सेल में हम ये काम नहीं करें, तो हमें कोई ना कोई स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स चाहिए होंगे, जिन एल्गोरिथम्स की मदद से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करेंगे। उन एल्गोरिथम्स को अपने डाटा के ऊपर लगाएँगे, वो डाटा उस डाटा में से एल्गोरिथम्स की मदद से हम जो है वो इनसाइट इन्फॉर्मेशन
इनसाइट इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डीप लर्निंग के लिए, मशीन लर्निंग के लिए आप साइकिट लर्न की लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेंसर फ्लो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि डाटा साइंस के अंदर स्टैट भी आएगी, क्योंकि आप एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। हमें डाटा साइंस के अंदर डाटा प्रोसेस भी करना पड़ेगा, डाटा प्री प्रोसेसिंग भी करनी पड़ेगी, डाटा को क्लीन करना पड़ेगा। हम किसी भी एल्गोरिथम को जब जब अपना डाटा पास करेंगे, तो उस डाटा को हमें पहले क्लीन करना पड़ेगा, कुछ प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। हम मॉडल्स इस्तेमाल करेंगे मशीन लर्निंग के, हम साइंटिफिक इंक्वायरी करेंगे, फिर फाइनली तौर पे अपने रिजल्ट्स को हम विजुअलाइज्ड फॉर्म में, ग्राफ्स की शक्ल में, चार्ट्स की शक्ल में प्लॉट करेंगे, और फिर उससे हम बिजनेस एनालिटिक्स लेंगे कि ठीक है, हमारे पास ये डाटा आया था, हमने इस डाटा के ऊपर ये एल्गोरिथम लगाया, और यहाँ से ये प्लॉट हमने, ये ग्राफ बनाया या ये हिस्टोग्राम बनाया या कर्व बनाई, तो ये कर्व हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, इससे हमारे बिजनेस को क्या फायदा हो सकता है। जिस तरह मैंने पहले आपको एग्जांपल रेस्टोरेंट की दी, तो उस रेस्टोरेंट के डाटा से आपने एक बिजनेस एनालिटिक बनाया। वो एनालिटिक क्या बनाया कि समर के अंदर आपकी सेल कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको समर के डेज के अंदर कोई ना कोई प्रमोशन जो है वो उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं और आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अमूमन आपका जो डाटा प्रोसेस है वो पूरा किस तरह से होगा, पूरे स्टेप्स क्या होंगे। तो आप इसी तरह से पहले एक बिजनेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। जिस तरह से आपने एक बिजनेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड किया कि एक बंदे ने कहा कि मेरे रेस्टोरेंट है और मैं 5 साल से दो 5 रेस्टोरेंट चला रहा हूँ, और मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं एक नया रेस्टोरेंट फलानी सिटी के ऊपर खोलूँ। तो क्या मेरे लिए ये एडवाइजेबल है कि मैं अपना रेस्टोरेंट, लेट्स से मैं पहले इंटरनेशनली, मैं पाकिस्तान से बाहर अपने सारे रेस्टोरेंट चला रहा था, तो मैं पाकिस्तान के अंदर एक फूड आइटम का रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ लाहौर में, एमएम आलम पे। तो क्या मैं वो रेस्टोरेंट खोलूँ या ना खोलूँ? ये एक बिजनेस प्रॉब्लम है, ठीक है जी। आप अपने मैनेजर के साथ बैठ के ये बिजनेस प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होंगे, तो वो कहेंगे कि ठीक है जी, आप इसको इसके उसको डाटा साइंस के कॉन्सेप्ट्स के जरिए ये प्रिडिक्ट करके दिखाएं कि क्या उस बंदे के लिए रेस्टोरेंट पाकिस्तान में, लाहौर में खोलना हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करेंगे। हम कहेंगे कि आपका जो रेस्टोरेंट्स हैं, उस रेस्टोरेंट में वो रेस्टोरेंट में फूड आइटम्स क्या हैं, उनमें सेल क्या आपकी आई है, किस किस एरिया से सेल आपकी बढ़ी है, किस एरिया में सेल कम हुई है। फिर हम अपना डाटा लेंगे कि लाहौर के अंदर जो एमएम आलम पे रेस्टोरेंट्स हैं, उसमें कितने टाइप्स के डिफरेंट रेस्टोरेंट है, कौन सा रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा चलता है। उस डाटा को हम एक फॉर्म में लेके उस डाटा को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, उसकी क्लीनिंग करेंगे। फिर क्लीनिंग करने के बाद हम किसी न किसी मॉडल को पास करेंगे। हमने जैसे मशीन लर्निंग का या डीप लर्निंग का कोई मॉडल लिया, तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग अभी आपको तो नहीं पता ये क्या है, ये जस्ट एक मॉडल्स ही हैं। लेकिन ये क्यों यूज़ करते हैं, इस पे भी मैं आपको एक वीडियो बना के इस पे समझाऊँगा, बल्कि हमारे कोर्स का पार्ट भी है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का, तो उसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो आप फिर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उनकी जितने डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं, वो सारे के सारे डिफरेंट एल्गोरिथम्स इस्तेमाल करके जो रिक्वायर्ड इनसाइट इन्फॉर्मेशन है उसकी प्रेडिक्शन करते हैं कि क्या आपके लिए ये सही होगा रेस्टोरेंट ओपन करना या नहीं होगा। आप इसी तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पर हम ये चाहते हैं कि एक हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल में हम ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस आजकल बहुत ज़्यादा, कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो हमारे पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप डाटा साइंटिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आपके पास एक प्रॉब्लम आती है, आपका मैनेजर ये कहता है कि हमारे पास हॉस्पिटल्स का बहुत ज़्यादा डाटा है। हम ये प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि कितने लोग ऐसे हैं, मतलब क्या-क्या सिंबल्स हो सकते हैं कोरोना वायरस के, अगर हम अपने 15 से 20 हॉस्पिटल का डाटा कलेक्ट करें और उनमें आने वाले पेशेंट्स के सिंबल्स को देखें, उन सिंबल्स को मद्देनज़र रखते हुए क्या हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या हम एक जेनेरिक तौर पे बता सकते हैं कि ज़्यादातर कोरोना वायरस किन सिंबल्स की वजह से हो रहा है? वो मेन ख़ास सिंबल क्या हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस बंदे को कोरोना वायरस है। तो अब इतना बड़ा फैसला करना, इतनी बड़ी प्रेडिक्शन आपने करनी है, तो ये प्रेडिक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऑब्वियसली पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपको 15 से 20 हॉस्पिटल्स का डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। उस डाटा की प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। उस डाटा को एक्सेल फाइल के अंदर प्रॉपर्ली अरेंज करना पड़ेगा और उनकी फिलिंग करनी पड़ेगी। फिर उसे किसी न किसी मॉडल से गुज़ारना पड़ेगा। फिर फाइनल तौर पे आप उसमें इनसाइड इन्फॉर्मेशन जो है वो निकाल सकेंगे कि अब आपके पास जो है वो क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कोरोना वायरस जो है वो कि पेशेंट को अगर क्या सिंबल्स हों, तो हम तब कह सकते हैं कि हाँ जी, इसे कोरोना वायरस है। इसी तरह से हम डाटा प्रोसेसिंग की और बड़ी चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं। बहुत सारी एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे हमारी हेल्थ केयर में, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी, इसी तरह से आप जो स्टॉप वॉच पहनते हैं,
तो हमने स्टॉप वॉच के अंदर हमारा जो है वो डेली का डाटा ऐड हो रहा है। तो 1 साल से हमारे सिस्टम में मैं स्टॉप वॉच यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरी स्टॉप वॉच के अंदर मेरा हार्ट रेट, बीट रेट और मेरा जो कार्डियो है वो सारा कुछ उसमें ऐड हो रहा है। मैं कितना भागता हूँ, कितना चलता हूँ और मेरा पल्स रेट कितना है। तो मैं इसी डाटा को इस्तेमाल करके हम इसी डाटा को इस स्टॉप वॉच के डाटा को इस्तेमाल करके 1 ईयर का, 2 मंथ का, 3 मंथ का हम किस तरह से ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस बंदे को हार्ट अटैक होने के क्या चांसेस हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डाटा साइंस। दिस इज ऑल अबाउट योर डाटा साइंस कि आप क्या करते हैं। आप डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं, डाटा को विजुलाइज फॉर्म में लाते हैं और उसको मजीद एनालाइज करने के लिए कोई ना कोई एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं, मशीन लर्निंग का, डीप लर्निंग का या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और वहां से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को आप जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनसाइड इंफॉर्मेशन को जो है वो लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डाटा साइंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि डाटा साइंस एक्चुअली में क्या है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप इसी वीडियो के यूट्यूब चैनल के ऊपर इसी के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। So I'll try to give you more examples about data science. So I hope it's clear. So if you like this content, please give thumbs up. Thank you so much.